देखिए इसके पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 तक पढ़ चुके हैं, बहुपद तक। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक ना, क्लास 10th मैथ, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब किया करें और कुछ बच्चों को शेयर भी कर दिया करिए ताकि उसका फायदा सबको मिले, ठीक है। और यह लेसन से बच्चे बहुत डरते हैं कि कैसे हल होता है, कैसे क्या होता है, लेकिन हम ऐसे पढ़ा दे रहे हैं कि यह लेसन बिल्कुल आसान लगे और बच्चों की जो परेशानी वो खत्म हो जाए। अब परीक्षा की दृष्टि से यह एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है, दो चर, क्योंकि इससे एक बहुविकल्पी भी क्वेश्चन आता है, एक 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, एक 4 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो यह एक्सरसाइज परीक्षा की दृष्टि से आपका 8 से 10 नंबर देके जाता है, कभी कभी 8 नंबर तक आ जाते हैं, कभी कभी 10 नंबर तक आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो खूब अच्छे से पढ़िए, इसको मन से पढ़िए और देखिए कि यह एक्सरसाइज कितना आसान है। पहले आप लोग एक चर के बारे में जानते हैं कि नहीं? आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात क्या हो, एक हो। जैसे देखिए 3 1 धन 5 बराबर 6, इसे हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का परिभाषा पढ़े होंगे क्या, कि ऐसा समीकरण जिसमें बहुपद यानी चर की घात एक होती है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। केवल x आ गया तो इसी को हम कहते हैं एक चर। क्या बोलते हैं बच्चों? एक चर का रैखिक समीकरण, ठीक ना। अगर यही x भी आ गया और y भी आ गया, u भी आ गया, v आ गया, s आ गया, t आ गया, इसे हम क्या कहेंगे? दो चर का रैखिक समीकरण। दो चर का रैखिक समीकरण कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है कि एक चर क्या होते हैं, दो चर क्या होते हैं, ठीक है। अब हम ये सोचते हैं कि दो चर में क्या क्या नियम है, कैसे कैसे सीखने हैं। तो दो चर वाले समीकरण को हल करने की 4 विधियां हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहां हम लिख दे रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण समीकरण को हल करने की विधियां, ठीक है बच्चों। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये क्या है, कैसे है, ठीक है। तो इसकी 4 विधियां हैं। एक होता है ग्राफी विधि। कौन सी विधि बच्चों? ग्राफी विधि, यानी कि ग्राफ बना करके। कुछ लोग इसे आलेख विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आलेख विधि, ठीक है ना। जो दूसरी विधि का नाम है उसे हम कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना। और जो तीसरी विधि है वह है विलोपन विधि। और जो चौथी विधि है ना वह है वज्र गुणन खंड विधि। लेकिन ये जो चौथी विधि है ना यह कोर्स से निकल गया है, ठीक है ना। यह कोर्स से निकल गया है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, ठीक है ना। यह कोर्स से निकल गया है। सब स्पष्ट लिख दे रहे हैं कि आपको परेशान ना होना पड़े। तो सोल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की तब कितनी विधियां पढ़ना है? हम लोगों को 3 विधि पढ़ने हैं, ठीक है ना। एक है ग्राफीय विधि, आप ग्राफिकल मेथड कर सकते हैं, आलेख विधि। प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ सकते हैं इसको। और तीसरा विलोपन विधि, इसको तो हमको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसी 3 के बारे में बात करेंगे। और आज शुरुआत करते हैं कहाँ से? ग्राफी विधि। तो इसमें ग्राफ बनाने आपको आना चाहिए। कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में ग्राफी विधि आता है, कभी आता ही नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए ग्राफ विधि तो है, लेकिन क्या करें, कभी आया है कभी नहीं आया है। लेकिन विलोपन और प्रतिस्थापन तो हर वर्ष आते हैं, प्रत्येक वर्ष आते हैं। लेकिन यह नहीं है
कि ग्राफी विधि हर साल आए, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, ठीक है ना। हाँ, सीबीएसई बोर्ड में हर साल आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, तो आज जो हम लोग को सीखना हो ग्राफी विधि, तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग ग्राफी विधि के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से जो है ग्राफ वाले क्वेश्चन समझ में भी आ जाएं और कैसे लगाते हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से आ जाए। तो बच्चों क्या करें, एक हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें से आपको 2-3 एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं ताकि आपको कहीं परेशानी न हो, ठीक है। तो चलिए देखा जाए, एक एग्जाम्पल इसको भी हटा देते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो न्यू बुक में कुछ और नंबर दिया है, ओल्ड बुक में कुछ और नंबर दिया है। तो न्यू बुक में क्या किया बच्चों कि जो 3.2 है इसको 3.1 कर दिया है, यानी कि एक एक्सरसाइज क्या हो गया, ये पीछे चला गया। तो जो बच्चा ओल्ड बुक से पढ़ेगा वह उसमें 3.1 नहीं पाएगा और जो न्यू बुक से पढ़ेगा वो पा जाएगा, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज जो 3.1 था ओल्ड में वो कट गया है, ठीक है। वैसे बुक उठाएंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिएगा, ग्राफीय विधि से हल कीजिए या ग्राफ द्वारा हल करिए, निम्न समीकरण को ग्राफ द्वारा हल कीजिए, हल कीजिए, ठीक है। तो हम समीकरण लिख दे रहे हैं, यहाँ क्या दिया है, x + 3y बराबर क्या दिए हैं 6, एक समीकरण। दूसरा क्या दिया बच्चों, 2x - 3y बराबर दिया कितना 12। इसी को ग्राफीय विधि से आपको हल करना है, ठीक है। तो कैसे हल करें, बहुत ही आसान है। ग्राफी विधि से जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, लेकिन बच्चा परेशान रहता है कि क्या करे कैसे न करें। तो देखिए, पहले इसको क्या करना चाहिए, एक समीकरण को पकड़िए और कम से कम 2 या 2 से अधिक मान निकालिए। समीकरण 2 को पकड़िए, कम से कम 2, देखिए 2 मान तो निकालने, उससे ज्यादा जितना चाहे वरना निकाल लीजिए, यह काम करने चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या करें, हम समीकरण को पकड़ते हैं, ठीक है। समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या बच्चों, x + 3y बराबर 6 है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको करना क्या है, एक चार्ट बना देना है, ठीक है। तो बच्चों यही एक चार्ट बना दे रहे हैं, यहाँ एक चार्ट बना दे रहे हैं, ठीक है। ग्राफ आपको आना भी चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप जब बड़े क्लास में जाएंगे तो वहाँ परेशान होंगे। x y x कामा y, ठीक है। आपको करना क्या है, एक बार यस का मान 0 रख दीजिए और एक बार वाई का मान 0 रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम, अगर हम x का मान 0 रख दें तो y का मान क्या पाएंगे, 2 पा जाएंगे। अब बहुत से विद्यार्थी छटपटाएंगे, अरे सर जी कैसे आ गए, ठीक। तो जो वैल्यू पुट करते हैं अपने पास, देखो रफ कर ही रख देते हैं, x बराबर 0 रखने पर, ये 0 कहाँ से पाए हैं, आप अपने पास से पाए हैं, अपने पास से वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो 0 दीजिए, 0 + 3y, अब 0 का मतलब कहानी खत्म, तो 3 को हला दीजिए, तो 6/3 काट दिए, कितना गया 2, देखिए अगर हमने s का मान 0 रखा तो y का मान कितना पाया 2, वही लिखे हैं। अब सी पारी y का मान 0 रख दो, y का मान 0, तो y के स्थान पर 0 हो गया, फिर 6 आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो गया 6, 0। फिर विद्यार्थी छटपटाएगा, अरे सर जी कैसे हो गए, ठीक। तो तुम यहाँ रख के देख लो, क्या y बराबर 0 रखने पर, अगर समस्या हो तो ऐसे रख करके देख लिया करिए, नहीं समस्या है तो डायरेक्ट लिखिए, ठीक ना। तो x + 3y, y के स्थान पे 0 बराबर 6, तो x धन 0 बराबर 6, इस बार कितना हो गया 6। देखिए अगर हमने y का मान 0 रखा तो इसका मान कितना पा गया 6,
एक जनी कहानी खत्म। अब किसका किडनैप कर लीजिए, समीकरण 1 का किए थे, अब समीकरण 2 को पकड़ लीजिए, ठीक है ना। आपने समीकरण किडनैप कर लिए, ठीक है, तो जो भी उसके पास था धन सब हम लोगों ने जा लिया। अब समीकरण 2 किडनैप करिए, तो समीकरण 2 से आप और मान भी रख सकते हैं, और आप अपने पास से जो भी मान चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए सबसे आसान नहीं पड़ता है। एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0, ठीक है ना। तो समीकरण 2 को देखिए, तो क्या दिया समीकरण 2 में, 2x माइनस 3y बराबर 12 दिया है। अगर नहीं आ रहा तो इसके लिए भी यही चार्ट बना लो। हम तो देखो डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन जो विद्यार्थी होते हैं कुछ कमजोर होते हैं, कुछ तेज होते हैं, कुछ बात तुरंत पकड़ लेते हैं और कुछ को समस्याएं होती हैं, इसलिए यहाँ पे लिख करके दिखा देते हैं कि कैसे आए हैं। तो आप क्या करेंगे बच्चों, x बराबर 0 रख के देख लो। एक बार x का मान 0 रखो, यहाँ देखो 2, यहाँ 0, माइनस 3y बराबर 12, तो 2 शून्य 0, माइनस 3y बराबर 12, तो y बराबर 12/-3, काट दिए, कितना आ गया, -4। अगर हमने x का मान 0 रखा तो y का मान -4 पाया, ठीक। अस्सी पारी y का मान 0 रख दो, तो y का मान 0 रखो, 3 शून्य 0, तो 2 छक्के 12 यहाँ 6 आ जाएगा, 6 का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करें बच्चों, दिखा दें कि समझ गए होंगे कि अगर इसी प्रकार y का मान 0 रख दें तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। इतना तो आप होशियार हो ही होंगे, ठीक ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर भी परेशानी हो तो इसको दिखा दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ग्राफ बनाया जाए। ग्राफ बनाने के लिए एक्स अक्ष, एक्स डैश और वाई अक्ष, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यह पहले आप बना लिया करिए, वाई और वाई डैश। पॉजिटिव नंबर तो मूल बिंदु हो गया, 0 हो गया। इधर नंबरिंग देखो, नंबर कम है तो 1 2 3 कर दो, 1 2 3। देखिए आप स्केल जो रखे रहते हैं, एक एक सेमी पे एक खाना लगा दिया करो, बस एक एक सेमी पर एक खाना ऐसे बना दिया करो, कभी तुम्हारा गलती हुआ नहीं करेगा। वही इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इधर जो कोई चीज रहेगा लेकिन माइनस में जाएगा, ये जी माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। वही इधर भी रहेगा लेकिन माइनस में जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक ना, ऐसे जाएगा माइनस, जहाँ तो मगर इधर हो, ठीक ना। अब देखिएगा 0 कामा 2, 0 यहीं हो गया, 2 कहाँ जाएगा, वाई एच पे। 6 कामा 0, 6 यहाँ है। देखिए बच्चा कहे जानेगा, अगर यस का मान 0 है तो वाई एस पे जाएगा, उल्टा चलता है। अगर वाई का मान 0 है तो यस पे जाएगा, ठीक ना। जो 0 है उसके उल्टा, यस का मान 0 है तो वाई पे जाएगा। ये 0 कामा 2 हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, ये 0 कामा 2 वाला हो गया। आई 6 कामा 0 वाला हो गया। इसको मिला क्या करिए, लाइन खींच दीजिए। अब देखिए स्केल से खींचे तो मेरा भी सीधा जाता ना, इसीलिए कहते बच्चों स्केल से खींचिए, स्केल से, उससे क्या होता है, मिस्टेक नहीं होता है। अब देखिए जैसे लगा सांप बन गया है, ठीक ना। तो आप जब सीधा खींचेंगे तो बिल्कुल अच्छा सुंदर लगेगा, ठीक ना। तो यस प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ देखिए 0 का मान क्या है, -4 है, तो 0 का -4, x का मान 0 है तो y इस पे जाएगा, लेकिन -4 है तो माइनस क्यों रहेगा इधर, 0 का -4। अब 6 का 0 फिर वही आ गया, देखिए फिर वही बिंदु आ गया। अब इसको लेके खींचिए, इसको मिला दीजिए, ठीक है। और समीकरण का नाम डाल दीजिए इस पर, तो समीकरण का नाम क्या है, 2x -3y और कितना है, 12 है। अब देखो बच्चों जहां जिस पॉइंट पे काट रहा है वही समीकरण का क्या होता है, हल होता है, ठीक है ना। अब x y का मान चाहिए तो कोई पूछे x y का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे दोनों समीकरणों के आलेख 6, 0 पर काटते हैं, अतः समीकरण का हल जो पहला मान है वो x का, जो दूसरा मान है y का, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो चाहे तो उसे हिंदी को यहीं कहीं लिख दिया जाए। क्या लिखा जाए हिंदी में? समीकरण, दोनों समीकरण के आलेख। आंसर भी नहीं दे रहे हैं, आंसर लिख करके, आंसर लिख करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। दोनों समीकरण के आलेख, आलेख एक दूसरे को, एक दूसरे को बिंदु, बिंदु 6,0 पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, जोड़ दीजिए जो आपको पसंद हो। प्रतिच्छेद करते हैं, करते हैं, इसलिए समीकरण का हल, समीकरण का हल x बराबर, जो पहला मान है वह x का होता है, जो दूसरा मान है वह y का होता है। यही बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गए। तो अगर विलोपन से लगाते हैं तब वो इतना आंसर आता, प्रतिस्थापन से लगाएंगे तब वो इतना आंसर आएगा, और ग्राफ से लगाए तब वो इतना ही आंसर आया। शायद समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो क्या करेंगे, इसको समझने में परेशानी होगी तो हमको बताइएगा, एक एग्जाम्पल आपको और समझा दे रहे हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको नोट करो बच्चों। देखिए बच्चों, एक ऐसा नियम बताने जा रहे हैं कि बिना ग्राफ बनाए ही आप जान जाएंगे कि वह प्रच्छेद करेगा, कि समांतर होगा, कि संपाती होगा। बात समझ रहे हैं? आप ग्राफ नहीं बनाएंगे तब भी आप जान जाएंगे कि रेखाएं प्रच्छेद करेंगी, कि समांतर होंगी, कि संपाती होंगी। तो वह कौन सा नियम है, तनी समझिएगा। वह नियम आपको समझा दे रहे हैं, और वह नियम आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। क्यों? कभी कभी उसी पर क्वेश्चन उठा देता है, और सबसे बड़ी बात क्या, हम लोग बिना हल किए जान जाते हैं कि वह ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, ठीक है। तो नियम क्या है, माना रैखिक, रैखिक युग्म समीकरण, एक को हम मान ले रहे हैं कि a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरे को मान लेना है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब देखिए क्या क्या नियम बनते हैं। पहला नंबर, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो रेखाएं, तो रेखाएं प्रच्छेद करती है। पहले से हैं, तो अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय, अद्वितीय हल होगा। इसके कहने का मतलब क्या, अद्वितीय हल का मतलब कि x और y का मान जरूर आएगा, ठीक है ना। तो अद्वितीय हल होगा, और रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या करेंगी बच्चों, प्रतिच्छेद करेंगी। जैसा भी एग्जाम्पल में आपको बताए हैं, देखे हैं कि दो रेखा क्या कर रही थी, काट रही थी। तो खाली यही से हम लोग जान जाएंगे कि हाँ रेखाएं काटेंगी। और तथा उसका हल, तथा उसका हल क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। देखिए तीन चीज जानकारी मिल रही है, एक अद्वितीय हल होगा, एक रेखाएं प्रच्छेद करेंगी, और उसका हल क्या होगा, संगत होगा। एक ही में तीन चीज मिल जा रहे हैं हमको। नंबर दूसरा, यदि a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2, और बराबर न हो c1 बटे c2, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कभी कभी एग्जाम में हमसे खाली पूछ लेता है कि कोई हल है, कि अद्वितीय हल है, कि अनेक हल, बात तो ना, फिर वो विकल्प भी उठा देता है, तो यही नियमों आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो कोई हल नहीं होगा, और रेखाएं, और रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। समांतर का मतलब समझ रहे हैं, आगे बढ़ाने पर कहीं काटेंगी नहीं, ठीक है।
रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। और जब कोई हल नहीं होगा, देखिए जब हल है तो संगत है, अब हल नहीं है तो असंगत है। तथा उसका हल असंगत होगा। कभी कभी हमसे कह देता है बताइए इसका हल संगत है कि असंगत है, बात समझ में, खाली इतना हमसे पूछ देता है। ठीक है। और नंबर तीसरा, यदि तीनों बराबर हो जाए, A1/A2 बराबर हो, B1/B2 बराबर हो, C1/C2, तब क्या होगा बच्चों? अगर तीनों बराबर हो जाएगा तब क्या होगा? तो तो अनेक हल होंगे। क्या होंगे बच्चों? अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अनेक हल होंगे और रेखाएं क्या होंगी? और रेखाएं समपाती। समपाती का मतलब एक लाइन खिंचा रहा ना, उसी के ऊपर एक लाइन और रहेगा, और रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होंगी। तथा अब देखिए हल हो रहे हैं तो संगत होगा, तथा उसका हल क्या होगा? संगत होगा। वेरी सिंपल। अगर ये तीनों नियम आप जान रहे हैं तो इसके द्वारा हम लोग ग्राफ बिना खींचे बता देंगे कि रेखाएं काटेंगी कि नहीं काटेंगी, संपाती होंगी कि समांतर होंगी। ठीक है बच्चों, तो इस नियम को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्यों इसकी आवश्यकता बार बार पड़ती रहती है। ठीक है, इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए।